नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं रोहित पोखरियाल लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान और इजराइल जंग में सीज फायर के ऐलान के करीब 2.5 घंटे बाद बड़े अटैक्स किए गए। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया। इजराइल ने कहा कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा। ईरान ने कहा कि सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल की तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई। ईरान और इजराइल के बीच फिर से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी कि वो अपने पायलट्स को, फाइटर जेट्स को वापस बुला ले, क्योंकि वो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल अटैक। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान और इजराइल जंग में सीज फायर के ऐलान के करीब 2.5 घंटे बाद किया गया। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर तबाही मचा दी है। ईरान ने 1 घंटे के अंदर 6 बार अटैक कर 15 मिसाइलें दागी हैं, जिससे बिरशेवा शहर में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। ईरान के इस हमले के बाद भड़के इजराइल ने कहा है कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि उन्होंने देश की सेना को आदेश दिया है कि वो ईरान की ओर से इजराइल के साथ सीज फायर तोड़ने पर करारा जवाब दें। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन करने से इनकार किया है। ईरान ने कहा है कि सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी गई, लेकिन ईरान के इस हमले के बाद टेंशन बढ़ गई है। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को सीज फायर का उल्लंघन नहीं करने को कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सीज फायर अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने की तैयारी कर ली है, जिससे ईरान और इजराइल के बीच फिर से जंग तेज होने के आसार पड़ गए हैं। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से एक बार फिर एक और सीज फायर टूट गया है। ईरान और इजराइल फिर से जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर को लेकर ट्रंप की जमकर किरकिरी हुई है। वहीं इससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, जिसका कोई असर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। ना इजराइल सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी विश्वसनीयता एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगातार उठ रहा है। इसको लेकर अमेरिका के अंदर भी लगातार बात चल रही है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी कई सवाल उठा रहे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आप उन्हें जानते हैं, सीनियर पायलट के तौर पर भी आप उन्हें जानते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो साफ तौर पर उनकी बातों में नजर आता है। जय हिंद कैप्टन साहब, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आगे मैं आपसे बात करूंगा। एक और बहुत प्रोमिनेंट चेहरा मेरे साथ जुड़ चुका है, सचिन वर्मा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है। सचिन जी नमस्ते, आपको भी, आप दोनों को ही जय हिंद, आप दोनों का ही बहुत स्वागत। रिजवी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रह गए सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। ये उनका फेवरेट स्लैंग हो गया है क्या? ऑपरेशन सिंदूर में भी हम सुन रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपसे चर्चा की थी। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद ईरान और इजराइल। अब यहां से आगे क्या? और जो सुपर पावर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज थी, वो स्ट्रॉन्ग इमेज है अभी भी नजर आ रही है क्या? देखिए, उनकी बातों को अब सीरियसली लिया नहीं जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनकी बातों को सीरियसली नहीं ली जी। वो आपने ठीक कहा कि रशिया और यूक्रेन के टाइम भी उन्होंने सीज फायर का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो भी उन्होंने ये कर दिया सीज फायर। मतलब पहली बात तो वो होते कौन है? वेरी ट्रू। उनकी अपनी कंट्री है, उनका क्या मतलब है? वो जाए नाटो वालों को समझाएं जा करके। देखिए, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उनकी इमेज बहुत, हमारी नजर में, हिंदुस्तानी नजर में बहुत अच्छी नहीं है। ये जस्टिस नहीं हो सकते हैं। आपने वहां मुनीर को बुलाकर बैठा करके लंच खिला रहे थे। आप देख लीजिए कि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही मिलता है, ना कि कोई जनरल जाके मिलता है। जी। तो इन्होंने अपनी तो भद खुद करा रखी है ना, तो इनकी क्या वैल्यू है? और ईरान ने
एक्सेप्ट ही नहीं किया, उधर इसराइल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो लड़ रहे हैं। हाँ। अब ये कहते रहे, बीन बजाते रहे, इनकी सुनता रिजवी कोई सर, नहीं मगर है। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? कभी मुल्ला मुनीर को बुलाकर नाश्ता करवा रहे हैं, फिर ट्वीट कर देते हैं आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। उसके बाद सीज फायर करते रह गए। ईरान रुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो कतर में भी कल रात, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी, कतर तक जी, को ले बिल्कुल, लिया, वहां पर जो अमेरिकन बेसिस थे उनको टारगेट पर ले लिया। ईरान साफ कर चुका है। मजबूरी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, मजबूरी ये है कि वो इसमें फंस के रह गए हैं। ये फंस के रह गए हैं, इसराइल और ईरान के मामले में फंस गए। अगर मैं फेवर नहीं कर रहा हूं कि मैं ईरान का फेवर कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जो ट्रुथ है वो बता रहा हूं इस वॉर का जी। कि जब इनको पता था कि इसराइल ईरान की वॉर हो रही है, साथ ही साथ हो सकता है कि कल इनके जो अड्डे बने हुए हैं, हाँ। इनके जो बेसेस है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, ऐसा ना हो कल उस पर भी अटैक हो जाए। तो इन्होंने जो कतर वाला बेस था, वहां से 40 जहाज हटा दिए थे 3 दिन पहले। बताइए। आपको काहे का डर था? हाँ। इस बात का आपका डर था? यानी कि आपने प्लान जो कर रखा था कि वो आकर के इनके बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो आकर के B-2 बॉम्बर आकर के वहां पे उनके एटॉमिक ठिकानों पर बॉम्ब करेंगे जाकर, ठीक है, करिए जाकर के। लेकिन आपने पहले से क्लीन अप कर रखा था। आपको डर था ईरान से? हाँ। क्योंकि ईरान ने तो 20 साल तक के मिसाइल बनाए, उनकी तो एयरफोर्स है ही नहीं, ना के बराबर। इन्हीं के पुराने अमेरिकन जहाज उनके पास हैं, तो वो रॉकेट और जो मिसाइल का जो भंडार उनके पास काफी है। रही इसराइल की बात, इसराइल जो है अपने फाइटर वहां भेज रहा है, वहां पे अटैक करवा रहा है। तो इनका मकसद था इस पूरे मामले में मैं हीरो बन जाऊं, हाँ। और मैं ये सीज फायर करा के सारा क्रेडिट मैं वेरी ट्रू सर। आप जो बोल रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो सेंटिमेंट्स है ना हर किसी के वही आ रहे हैं। मैंने मजबूरी का जिक्र किया, एक मजबूरी तो और है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल चाहिए, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड फॉर पीस चाहिए। इस बीच मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सिद्धार्थ वर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, आपसे भी संवाद करूंगा। आप सचिन जी, मैं आपके पास आ गया। सचिन जी, क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक वक्त पर हम ये देखते थे अमेरिका सुपर पावर, कुछ कह दिया तो लकीर खींच दी। एक बार अमेरिका ने कुछ कह दिया, वहां के प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया तो लकीर हो गई, सब मानेंगे। ये क्या एकदम उलटफेर हो गया? और डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में उनकी इमेज अलग थी, लेकिन जैसे ही 2.0 आया उनकी इमेज एकदम बद से बदतर हो रही है। कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। देखिए, मैंने कल आपके शो में कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है जी, वो एक पॉलिटिकल जोकर हैं। अब उनकी सिचुएशन क्या हो गई है, वो होती है ना, एक शेर कहते हैं कि बड़े बेआबरू हो कर निकले तेरे दरवाजे से। देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब पूरे विश्व को एक सहमति बना के जो नोबेल पीस अवार्ड है वो दे देना चाहिए। हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा पीस अवार्ड दें, PEACE वाला दें या PIECE वाला दें, कि टुकड़े करने वाला। जी। नोबेल पीस जो अवार्ड है, जो वो टुकड़े कर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। आप देखिए, उन्होंने कतार को ईरान के अगेंस्ट कर दिया। मुझे लगता है कि हमेशा बोलते हैं कि मैं एक डील मेकर हूं, लेकिन आज जो हुआ है, जो सीज फायर के बाद जो हुआ है, मुझे लगता है ये एक स्क्रिप्टेड डील मेकर है। इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई कि आप क्योंकि जानते हैं कि ईरान जो है वो एक कट्टरपंथी देश है, हार्डकोर रेडिकलिज्म उनके खून में बहता है, और वो कभी भी इस टाइप की पोस्चरिंग अपने आवाम को नहीं करेंगे कि हमने अमेरिका के सामने या हमने इजराइल के सामने सरेंडर कर दिया। True. तो कहीं ना कहीं एक बिहाइंड द कर्टन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि आप आके हमारे बेसिस पे करिए। और देखिए, आपको ये समझना होगा कि इन्होंने कोई जो बॉम्बिंग करी है वो मेन बेसिस एयर बेसिस पे नहीं करी है, ऐसे एयर बेसिस पे करी है जो बिल्कुल डॉर्मेंट एयर बेसिस थे, वरना चाहते तो वो बहरीन पे भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने अटैक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक पूरा स्क्रिप्टेड गेम रहा है। और देखिए, उनकी एक आदत बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व के अंदर एक मैसेजिंग बड़ी क्लियर करना चाहते हैं कि आई एम ए प्रीएम्बल ऑफ पीस। मैं एक पीस का जैसे बोलता हूँ सरगना हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस करना चाहता हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ के अंदर कि मैं 2 देशों की लड़ाइयाँ रुकवा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे अक्सर आपने देखा होगा गोलगप्पे और पापड़ी वालों की चाटों पे दुकानों पर लिखा होता है कि हमारे यहाँ शादी और पार्टी का ऑर्डर लिए जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे वो ट्रम्प के पोस्ट में ये भी आ सकता है कि अगर आपके देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमारे पास आइए, हम इस टाइप के ऑर्डर लेते हैं। हाँ, ये बात बढ़िया है। वो दूसरे देशों के ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में अभी हमने देखा था इमिग्रेंट्स को लेकर किस तरीके से लोग सड़कों पर थे, वहां पर स्पेशल गार्ड्स को उतारा गया था। अपना देश नहीं संभल रहा, अमेरिका नहीं संभल रहा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भूल गए, अब वो मीगा की बात कर रहे हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये बहुत ही हास्यास्पद भी लगता है। मैं वापस आऊंगा सर, आप लोगों का जो पूरा एनालिसिस है ना वो बहुत शानदार है, उसको सुनने में मजा भी आ रहा है। अब मैं सिद्धार्थ सर आपके पास आ गया। सिद्धार्थ सर, आप कैसे देख रहे हैं? अब यहां तो धत पिटवा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप,
भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने कराया सीजफायर, मैंने कराया सीजफायर। रूस यूक्रेन युद्ध में कह रहे थे मैंने सब कुछ करवा दिया, वरना रूस को भी बड़ा नुकसान होता, यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान होता। स्टेट विजिट पर गए ज़ेलेंस्की, तो ज़ेलेंस्की ने यूएस में बैठकर, उन्हीं के प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर उनको किस तरीके से सुनाया था वो कोई नहीं भूला। ये मजबूरी क्या आन पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की? इतना हल्का वो खुद को क्यों कर रहे हैं, जब दुनिया ये मानती है कि सुपर पावर अमेरिका है? पिछले कुछ वक्त में उन्होंने इस लाइन को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए रोहित जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी रही है, डोनाल्ड ट्रंप 1.0 भी देखें या 2.0 भी देखें, तो उनका हमेशा ये स्टेटमेंट रहा है कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ी डील मेकर समझते हैं, कि वो हर चीज को एक ट्रांजैक्शनल तरीके से डील्स कर पाए। तो उनका तो ये भी कहना था कि अगर वो प्रेसिडेंट रहते तो ईरान और ये इजराइल और हमास की लड़ाई भी नहीं रहती, और रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई नहीं होती। तो इनका ये कहना था कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मैं ये सब चीजें सब जगह लड़ाइयां खत्म करवा दूंगा। लेकिन रशिया यूक्रेन जो है, देखिए रशिया भी एक बहुत बड़ा देश है, और रशिया और यूक्रेन के जो बीच के लड़ाई पे वो तो बहुत ज्यादा कुछ सफल हो नहीं पाए। उसके बाद इजराइल और हमास में भी वो कुछ बहुत खास उसमें कर नहीं पाए, क्योंकि इजराइल जो है अपना आक्रमण हमास के खिलाफ वो करता ही रहा, और उसके बाद और भी चीजें वहां पे बढ़ती रही थी। सीरिया को देख ले, लेबनान को देख ले, हूती सब उसमें मिल गए थे। ठीक है, अब उनको एक मौका मिला यहाँ पे किसी तरह से कि इंडिया और पाकिस्तान का जब हुआ तो पाकिस्तान को डरा धमका के, पाकिस्तान को उस समय कोशिश कर ही रहा था कि कोई आके हम लोग को रुकवा ले, कोई आके रुकवा ले। पाकिस्तान के पास लड़ाई करने का कुछ उसमें था ही नहीं। अब उनको यहाँ पर मिला ईरान के साथ। ईरान में जब वो डायरेक्टली उसमें कूद गए, अमेरिका क्योंकि अब तक तो सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 3 न्यूक्लियर बेसिस फॉर्डो, नतान, तो इन पर जब उसने इस्फहान में जब अमेरिकन एयर फोर्सेस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जाके उसको डायरेक्टली अटैक किए, तो जब अमेरिका डायरेक्टली कूद गया इस लड़ाई में, तो उसके बाद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनल भी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था इस लड़ाई के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी आड़ में, क्योंकि ईरान, देखिए ईरान अभी लड़ाई का भी उसमें बहुत ज्यादा वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। जिस तरीके से इजराइल ने उसके पूरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स को तोड़ फोड़ कर रखा है, उसके एयरफोर्स वहां पर अभी और नहीं जा सकती। तो एक फेवरेबल एयर सिचुएशन होता है एक लड़ाई में, जहां पे एयरफोर्स का होता है, एक फेवरेबल एयर सिचुएशन से ऊपर एक एयर डोमिनेंस होता है, सुपीरियोरिटी होता है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा एयर डोमिनेंस हो रखा है इजराइल का। तो ईरान लड़ भी नहीं सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी दबा दिया और ईरान को भी दबाने की कोशिश किया है। ठीक है, ये दबाव कितना इंपॉर्टेंट है रिजवी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि सीजफायर है, सीजफायर के उल्लंघन के 2 घंटे बाद ही 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी ईरान ने। कल भी मैं लगातार सोशल मीडिया में खंगाल रहे थे, कई एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, तो उनके पास ऐसे इनपुट्स थे कि इजराइल कह रहा है कि प्लीज सीजफायर कर लो, सीजफायर कर लो। खामनेई कह रहा नहीं, अभी रुकिए, अभी थोड़ा और रुकिए, सीजफायर होगा। इस सीजफायर को दुनिया कितना सीरियसली ले? अमेरिका की धमकियों को ना इजराइल सीरियसली ले रहा, ना ईरान ले रहा, लेकिन इस सीजफायर को दुनिया कितना सीरियसली ले भी क्या ना ले? उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये जो ईरान है, इसकी 97% आबादी जो है वो कन्वर्टेड है, ये जोरस्टियन है। जोरस्टियन है, ये आर्य हैं, ये आर्य पुत्र हैं, ये लड़ाके हैं, ध्यान दीजिएगा। अरबों लड़ाई लड़ी, जो अरब है नोमैड्स हैं, वो बेडुइन है। और जो आपके इजरायली हैं, इजरायलियों ने भी बहुत युद्ध नहीं लड़े हैं पहले। अगर आप 2000 साल पहले जाएंगे, ईसा से भी पहले और चले जाइए पीछे, तो भी उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, बल्कि बेचारे पिटते रहे, उनको निकाला गया उनके देश से। लेकिन ईरानियन का जो डीएनए है वो जोरस्टियंस का है। मुश्किल से 7% बाहर के लोग होंगे जिसमें अरब होंगे, जिसमें अभी जो मिस्टर खामनाई है ये अरब से हैं, काली पगड़ी है, ये अरब से हैं। लेकिन जो वहां की पॉपुलेशन है वो जोरस्टियंस की है, और वो लड़ाके हैं, वो वॉरियर है। ठीक है, और इसको आसानी से कह देना कि साहब वो जो है वो दब गए, हार गए, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, उनके एयरफोर्स खत्म हो गई है ही नहीं, ना के बराबर है। वो तो अमेरिकन एयरफोर्स के पुराने टॉम कैट और उसके फैंटम यूज कर रहे हैं, चिनूक उड़ा रहे हैं, उनके C-130 उड़ा रहे हैं, उनके गनशिप उड़ा रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन 20 साल वो मिसाइल और रॉकेट बनाते रहे। अब वो बात अलग है कि वहां की जो हुकूमत है रिजिड है बहुत ज्यादा, वहां की आम पब्लिक भी उस रिजिम को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो थोड़े से ओपन हार्टेड लोग हैं। अगर आप देखिएगा, मैं वही कहा, डीएनए का बड़ा फर्क है। अब जबरदस्ती आपने बांध करके वो IRGC, इन लोगों ने वहां पे जुल्म किया, ऐसा नहीं कि IRGC ने जुल्म नहीं किया ईरान के अंदर, लेकिन इतने आसानी से ये हार मानने वाले नहीं है। और ट्रंप ऐसे बहुत से लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे, वो जिद पड़े हैं, लड़ते रहेंगे।
उन्होंने तो बड़ी लड़ाइयां लड़ी, वो तो खून से लड़ चुके हैं पहले। हाँ। हिस्ट्री बैक जाइए, ये वो ब्लड है। और सुनिए, एक लाइन और जोड़ दूं, प्लीज सर। ये आग की पूजा करने वाले लोग हैं, आग की, आतिश पसंद है। जोरस्ट्रन जो कन्वर्टेड हो गया, उनकी पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन डीएनए नहीं बदला है। बिल्कुल। आग से उनका बच्चा खेलता है, ये नई बात नहीं है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनकी मैं इतिहास बता रहा हूं कि इतना आसान नहीं है कि वो हार मान जाए और अमेरिका के कहने के ऊपर हथियार डाल दें। वो पिटते रहेंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, आप देख लीजिए। जब तक आखिरी सांस से लड़ते रहेंगे। रिजवी सर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो बोलते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। अब आपने जो जोरास्ट्रियन वाला फैक्टर बताया, बहुत सारे लोग को शायद अब तक डिबेट्स में आया ही नहीं होगा ये सारी चीजें, लेकिन आप इसको लेकर आ गए। सचिन सर भी इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सचिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक है? कल तक तो मैं ही आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुआयने पर पहुंच गए हैं? अब क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई तो रूस भी कूदेगा, चाइना भी कूदेगा, सारी चीजें शांत हो गई, ऑल इज वेल नाउ? नहीं, ऑल इज वेल अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये एक पोस्टरिंग हो रही है सीज फायर की, लेकिन जो सीज फायर है नहीं होगी। हमें ये समझना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को भी समझना पड़ेगा कि 40 से 45 साल का हार्ड वर्क किया ईरान ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। ओवरनाइट आप आएंगे और आके कंट्री को बोलेंगे कि आप सीज फायर करें, और वो अपना जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सैबोटेज कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये जो एक गलत फहमी में बैठे हैं, वो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, देखिए, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, इन्होंने रशिया से बात करी और रशिया ने भी जुबानी खर्चा कर दिया है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो चाइना के थोड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि चाइना का $400 अरब का इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। उन्होंने एमओए साइन कर रखे हैं। अब ऑफकोर्स 400 अरब के एमओए साइन करें तो 400 तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप 25% कन्वर्जन भी लगाएं तो $100 अरब का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्होंने एमओए साइन कर रखे हैं उनके साथ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, चाइना जो है वो लार्जेस्ट बायर है ऑयल का ईरान के साथ। तकरीबन 11 मिलियन बैरल के डेली की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये लड़ाई ज़्यादा खिंचती है और ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस आने वाला है, और चाइना को मजबूरी में रशिया के पास जाना पड़ेगा अपना ऑयल की रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए। और वो जो चीज़ है वो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जब रशिया और चाइना आपस में क्लोज होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एंगेजमेंट्स भी होगी, उनके नए रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश होंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ेगी, और वो शायद अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। तो ये एक जियो पॉलिटिकल सर्कल बन रहा है, और अभी हमने स्टार्टिंग ही करी है। अभी सीज फायर तो बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन ट्रम्प साहब जो है वो औंधे मुँह गिरे हैं, और पूरे विश्व में उनका मजाक उड़ रहा है। और मुझे लगता है कि उनको अपना जो ये पीस वाला जो आइडिया है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनको नोबेल मिल जाए, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नोबेल आपको दे देंगे, बस आप अपना मुंह बंद रखिए, प्लीज शट अप, आपको नोबेल वैसे ही दिलवा देंगे। सिद्धार्थ सर प्लीज, मैं आपके पास आ गया। सिद्धार्थ सर, अभी सचिन जी ने बताया कि अमेरिका औंधे मुंह करा है। इजराइल की पोजीशन किस तरीके की रही? एक वक्त पर हम सोचते थे कि इजराइल के पास तो शानदार घातक हथियार हैं, और जो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, इधर की वीडियो उठा के उधर चिपका दी और बोल दिया देखिए आयरन डोम ने कितना शानदार काम किया है। लेकिन ईरान ने जब बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो आयरन डोम भी उसको पकड़ नहीं पाया। और वैसे भी मैं तो मानता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम भी 100% तो एफिशिएंट नहीं हो सकते, लेकिन आयरन डोम की जो इमेज थी उस पर भी बड़ा डेंट पड़ा। नहीं, ऑफ कोर्स, जो आयरन डोम की हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि जिस तरीके से जो वॉल्यूम्स में जो आते हैं जो मिसाइल्स, तो उसको ट्रैक करना, उसको वो ओवरवेल्म कर देता है। जिस तरीके से अगर हम लोग 7 अक्टूबर में जो अटैक भी हुआ था हमास ने जो पहले इजराइल पे किया था, तो उसमें भी इतने ड्रोन्स आ गए थे, इतने मिसाइल्स आ गए थे कि वो जो पूरा आयरन डोम का जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो वो पूरी सब चीजों को ट्रैक करके हर जगह वो उसको इंटेलिजेंटली अटैक नहीं कर पाया था और डिफेंड नहीं कर पाया था। और रही बात अभी इजराइल और ईरान की, देखिए इजराइल जो है ईरान को अपना एकदम वो एक फाउंडेशनल और सिविलाइजेशनल अभी उस तरीके से उसको वो देख रहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान उसके लिए। उसका हमेशा ये मानना है कि पहले देखिए जब इजराइल और ईरान जब नया बना भी था तो ईरान से उसको बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन इजराइल ये मानता है कि 40 साल से जब से आयतुल्लाह खुमैनी इनके सुप्रीम लीडर बने तब से ईरान एकदम
एकदम एक नफरत के भाव से देखने लगा इसराइल को। तो इसराइल को सबसे बड़ा अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मिडिल ईस्ट में ईरान से ही है। ईरान ने ही सपोर्ट किया है हमास को, ईरान ही सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, ईरान ही सपोर्ट करता है हूती को। हाँ। तो ईरान के जो सपोर्टेड एलिमेंट्स हैं, तो ये सबके सब वहां पर इसराइल के खिलाफ पूरे आतंकी हमले कर ही रहे थे। ठीक है। तो इसलिए बीच में भी ईरान को अगर बीच में भी लड़ाई में कूदना पड़ा था, और उसके बाद इसराइल किस तरीके तक और किस दौर तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानने वाले हैं, ये भी बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू भी काफी हेडस्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अभी 3 साल से उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी पिछले साल भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी जो उनके हफ्ते भर से जो एकदम वो आग एकदम उनसे निकल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को भी वो शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया अमेरिका आके अब इसमें कर रहा है। तो एक छोटे भाई की तरह नहीं, एक बराबरी से या एक बड़े भाई की तरह से भी अब वो बात करने लगे इसराइल। तो इसराइल कितना ईरान को छोड़ेगा और कितना नहीं छोड़ेगा, कितना ये सीज फायर को अमल करेगा, ये जैसे बाकी भी विशेषज्ञ बता रहे हैं, तो जैसे सिकंदर जी भी बता रहे हैं, सचिन जी भी बता रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि कब तक ये सीज फायर इन लोग का टिक पाएगा। बिल्कुल सही बात है। रिजवी साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया। आपने अभी जिक्र किया ज़ोरास्ट्रियन डीएनए, और ऑब्वियसली जब इजराइल कह रहा था, जब वहां के रक्षा मंत्री काट्स कह रहे थे कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब खामनेई की डेड बॉडी मिल जाएगी, जब खामनेई का खात्मा हो जाएगा तभी यहां पर शांति होगी, तभी सीज फायर होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी G7 को बीच में छोड़कर भाग गए, कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं, सीज फायर कराने नहीं जा रहा, और घूम फिर के वापस सीज फायर। उनकी सुई भी सीज फायर पर अटक गई है। लेकिन जो बातें आपने कही वही बात खामनेई भी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि शायद लोगों को या अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को हमारा इतिहास पता नहीं है। और मैं, जब आपने मुझे ज़ोरास्ट्रियन वाला फैक्टर बताया, डीएनए वाली बात की, तो ये एकदम से मेरे मन में इंटरकनेक्टेड हो गए कि खामनेई भी ये कह रहे थे हमारा इतिहास आपको पता नहीं है, हम कभी सरेंडर कर ही नहीं सकते। देखिए, ये अभी तक के तो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था ईरान, अभी तक के वो हूती को दे रहा था पैसा, अभी तक के वो हिजबुल्लाह को दे रहा था, उसमें नसरुल्लाह इनके जो बड़े लीडर थे वो मारे भी गए, और इसी तरह हमास को ये पैसा देता रहा लड़ाने के लिए। जबकि देखिए, ये कहते नहीं स्टडीज इन द बेड, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ हिजबुल्लाह का छोड़ करके ये वहां पर अगर हमास वालों ने देखे तो ये सुन्नी है, हूती वाले देख लिए तो वो सुन्नी है। ये शिया सुन्नी के कहां से तालमेल हो गया भाई? उसी तरह इन्होंने तालिबान को, खुरासान में 70,000 तालिबान को ट्रेन किया था ईरान ने अगेंस्ट अमेरिका जी। 70,000 तालिबान को, तालिबान जो है वहाबिज्म को मानने वाले, तो शियों के साथ कहां से इनकी तालमेल हो गई भाई? इनके तो अलग अलग, तो 1400 साल पहले अलग हो गए थे। ये जो शिया जो मुहर्रम मनाता है 1400 साल से, तो इसीलिए बनाता है। शिया सुन्नी का कोई तालमेल नहीं इसके अंदर नहीं है इन लोगों का। लेकिन जब वॉर की बात इजराइल से आई तो आपने गाजा को जो है पीछे से मदद देनी शुरू कर दी। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले उन्होंने रमजान का महीना था, जाके इनका फॉरेन मिनिस्टर जाकर के सीरिया के अंदर जाके कहता है कि साहब हम पूरी मदद देंगे, मिलिट्री देंगे, हथियार देंगे, पैसा भी देंगे तो इनको हमास को। और जैसे ही वो फ्लाई करके गया, उन्होंने 2000 रॉकेट दाग दिए थे ईरान के ऊपर, इसकी इजराइल के ऊपर। इसी तरह हिजबुल्लाह इनसे लड़ रहा था, अभी तक के तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, पहली बार इनकी 1-to-1 हो रही है इजराइल के साथ ईरान की। तो ये जो वहां पे पॉलिटिक्स है, जो मैं प्रेजेंटली जो आपको रेजिम की बात कर रहा हूँ, इनके खामनेई साहब की या उनके लोग, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट का कोई नाम नहीं ले रहा है ईरान का, सुप्रीम लीडर का ज्यादा नाम लिया जा रहा है, तो धर्मगुरु का ज्यादा नाम लिया जा रहा है। प्रेसिडेंट है ही नहीं कहीं भी सीन में, कहीं पर उनके डिफेंस मिनिस्टर के भी नजर ही नहीं आते। तो और ज्यादातर वहां पे मार दिए गए। क्यों मार दिए गए उनसे पूछिए। इनके आदमी सारे जितने जनरल वगैरह जितने साइंटिस्ट है, एक एक करके चुन चुन के मोसाद ने मार दिए। चक्कर क्या है, हर 10 आदमी के ऊपर एक मोसाद का एजेंट है। ईरानी क्यों कर रहे हैं मोसाद के लिए जासूसी? क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं कि वहां से ये तख्ता पलट हो जाए। ये आपने देखा होगा, जो हिजाब के पीछे हुआ था, लोग निकल के सड़क के ऊपर आ गए थे ईरान के अंदर, काफी फीमेल मर गई थी इसके ऊपर। अब वो पार्शियली खोल दिया गया कि भाई आपकी मर्जी है तो हिजाब रखें ना रखें। तो ये वहां की गवर्नमेंट से वहां के लोग तंग आ चुके हैं। तो अभी तक के तो आप प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, आप उनको, अब हमास के लोगों को आपने जो लड़वाया तो हमास तो बर्बाद हो गया, पूरा बराबर का हो गया वो इलाका। ये पॉइंट्स भी आप जो कह रहे हैं, मेरे मन में और सवाल आते जा रहे हैं, और जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी मेरे मन में आती जा रही है। अभी आपने जिक्र किया ईरान के बारे में, फिर वो रेवोल्यूशन भी मुझे याद है, सड़कों पर उतरकर हिजाब हटाना, हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना। उसके बाद अमेरिकन
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि अगर ईरान ग्रेट नहीं बन रहा तो तख्ता पलट हो जाए। और दूसरी तरफ सीज फायर कहते कहते ना इजराइल उनकी सुन रहा है ना ईरान उनकी सुन रहा है। और अभी अगर दोनों मुल्क शांत हैं तो ये शांति कब तक है? ये इस तूफान से आने वाले पहला कहीं शांति की जगह सन्नाटा तो नहीं है? इसी को लेकर क्या माहौल बन रहा है? एक बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार पैनल मेरे साथ बना हुआ है। मेरे साथ कैप्टन रिजवी सर बने हुए हैं, मेरे साथ सचिन शर्मा सर है, मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। सिद्धार्थ जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ हमने ईरान की मिसाइल की ताकत को भी देख लिया, इजराइल पूरी तरीके से उसकी फोर्सेस भी पिछले कुछ वक्त से आप जान रहे हैं, कभी हमास के साथ, कभी हूतियों के खिलाफ, कभी हिजबुल्लाह की तरह लगातार एक्शन तो ले ही रही है। कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकली फ्रेशनेस आनी चाहिए थी वो भी इजराइल के पास है नहीं। वो इसलिए भी नजर आया कि इजराइल चाह रहा था, पहले कल ही सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंड हो रहा था कि इजराइल चाहता है बहुत हो गया, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। और वो जो अब तक दावे हो रहे थे कि जब तक खामनेई की मौत नहीं तब तक सीज फायर नहीं, वो सब पीछे हो गया। देखिए, इजराइल अभी एक ऐसे सिचुएशन में है कि उसने अपने लिए खुद एक बहुत गहरा गड्ढा खोद रखा है जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। इजराइल का ये मानना है कि देखिए, पहले तो उसने गाजा में तो उसने एकदम पूरे हमास को एक तरीके से नष्ट ही कर दिया है। हाँ। और हमास को हटा के एकदम गाजा एक पूरा एक वॉर बैटल जोन पूरा बन रखा है। तो वहां से तो उसको अभी बहुत ज्यादा खतरा होने नहीं वाला है। लेकिन जिस तरीके से ईरान से उसको हमेशा एक खतरा बना हुआ था और वो घबराया हुआ था कि ईरान देखिए कोई पुराना कोई नया देश नहीं है, वो भी एक बहुत सिविलाइजेशनल देश है। बहुत उसकी गहरी बुनियादें हैं, बहुत पुरानी उसकी बुनियादें हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी अगर हम लोग देखें जो अमेरिका इसमें कूद गया है, तो इसमें इजराइल के पास भी अभी बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के करीब 19 बेसेस हैं उसके इर्द गिर्द। और अमेरिका के अगर हम बेसिस देखें तो वो कुवैत में भी है, उसके सऊदी अरेबिया में भी है, कतर में भी है, इराक में भी है। तो अगर ये लड़ाई और बढ़े तो उसमें ये एक बस एक ईरान के साथ ही लड़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जैसे बताया गया था इसमें सब शिया सुन्नी सब मिलकर, ईरान जो है एक शिया देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, लेकिन सबके सब इसमें एक इस्लामिक नेशंस का वहां पर एक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। हालांकि हाँ, अभी इजराइल ने जो एक एकदम कॉम्प्रोमाइज टाइप एक भाईचारा टाइप उसने जो अभी अटैक किया है, मिसाइल अटैक कतर के ऊपर पूरा बता चुका कर, तो एक एकदम एक स्टोरी टेलिंग टाइप वाला उसने उसमें किया है। लेकिन अगर यही चीज और खुल के हो जाए तो जितने मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट के सब कंट्रीज एकदम वॉर के चपेट में आ जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सबके लिए बहुत एसेंशियल है, बस ईरान के लिए ही नहीं। तो एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ जाएगा पूरा दुनिया के ऊपर, तो इसके वजह से इजराइल के ऊपर वैसे भी प्रेशर रहेगा कि ईरान के साथ वो अभी लड़ाई न लड़े। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी इसको एकदम डोनाल्ड ट्रंप आए, वहां पे 3 बेसिस को उन्होंने पूरा अटैक कर दिया, एक तरीके से थप्पड़ भी मारा और फिर बोले कि भाई चलो ये भी कर लें। और अगर हम देखें तो ये 3 जो बेसिस पे उन्होंने स्ट्राइक किया भी है, तो इतना एडवांस नोटिस ईरान को मिल रखा था। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि जहां पे उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से पूरे, तो वहां से उनको इतना समय मिल गया था सब कुछ इवैक्यूएट करने के लिए, पूरा अपना यूरेनियम भी वहां से हटाने के लिए। और साथ ही साथ ईरान का भी स्टेटमेंट आया था कि सुप्रीम लीडर ने कहा हम तो तैयार थे, हम तैयार हैं और आने वाले दिनों के लिए भी हम तैयार रहेंगे। मैं वापस आऊंगा सिद्धार्थ सर आपके पास। प्लीज एक और चीज जो उन्होंने कहा था कि ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉलेज को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उनके पास नॉलेज तो ऑलरेडी है कैसे बॉम्ब बनाना है, आज नहीं तो कल वो दूसरे बेस पे बनाने लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सचिन सर, मैं आपके पास आ गया। अभी सर ने जिक्र किया पूरे मिडल ईस्ट का, लेकिन पूरा मिडल ईस्ट एक वक्त पर एक ऐसी इमेज भी तो थी कि मिडल ईस्ट में आप जाओगे, इजराइल वर्सेस 17 देश हैं, किसी के ऊपर कुछ होगा तो ये सारे इस्लामिक राष्ट्र एक साथ आ जाएंगे। ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए इसमें हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो ईरान है इसका एक 2000 साल पुराना इतिहास है लड़ाई लड़ने का। 8 साल इन्होंने लड़ाई करी है इराक के साथ। अभी इनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि हम अगर ये लड़ाई हमें अगले 6 साल भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ लेंगे। ईरान पहले ऐसा नहीं था। 1979 के पहले इजराइल और ईरान जो थे ये हम प्याला थे, ये दोस्त थे। जैसे रोज शाम को लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, सिचुएशन था। लेकिन क्या हुआ 1979 के बाद इस
पूरी रिलेशनशिप के अंदर इस्लाम की एंट्री हुई, धर्म की एंट्री हुई। और जब वो धर्म की एंट्री हुई तो एक कट्टरपंथी एटीट्यूड आया वहाँ पे, एक रेडिकल एटीट्यूड आया वहाँ पे, और उसको लेके एक पूरा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ। और तभी से कहीं ना कहीं ईरान के लोगों को ये एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि जो यहूदी हैं, जो जूइश हैं, इनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और इस बात के जब उन्होंने बोलना शुरू किया पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, तो कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, और इजराइल ने उसके बाद ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना चाहिए। हाँ। अब बात आता है कि आपने जो सवाल पूछा, देखिए ये अगर 2-4 दिन और 5 दिन अगर ये लड़ाई चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लड़ाई थोड़ा लंबे समय तक खिंचती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ पूरा मिडिल ईस्ट जाएगा। वो क्यों जाएगा मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे। देखिए जो पर्शियन गल्फ है, वहाँ से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में से जो पैसेज है, वो पैसेज है सारा ट्रेड का पैसेज। ठीक है। और जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग 20 कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट में है, वो सारा अपना जो पैसेज है, जो अपना एक्सपोर्ट करती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं फ्यूल का, ऑयल का, वो उस एरिया से करती हैं। जी। अब ईरान के पास अपना नेवल स्ट्रेंथ नहीं है। और हमें कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि पर्शियन गल्फ के अंदर यूएस के नेवी एसेट्स जरूर होंगे, चाहे वहाँ पे उनके सबमरीन्स हो, चाहे उनके डिस्ट्रॉयर्स हो वहाँ पे। अब ईरान क्या करेगा, अगर कोई भी आदमी या कोई भी कंट्री वहाँ पे अपना जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑयल का, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पे डाल देगा और उन ऑयल रिजर्व्स को खत्म कर देगा। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो खराब हो, उनको लॉस हो। बात है। अब अगर ये होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक सप्लायर है, एक बायर है। सप्लायर कौन है? ये 20 कंट्रीज हैं। बायर कौन है? इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी है। अब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी आता है, सप्लाई भी है, बायर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। और वो बाइंग प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ईरान अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हार्मस में अगर आपने कोई भी मूवमेंट किया तो रिस्क आपका रिस्क रहेगा। और कोई भी क्यों जाएगा? मेरी अगर कोई दुकान होगी, मैं उस रास्ते से क्यों जाऊंगा जहां पर मुझे पता है पहले से लुटेरे बैठे हैं या पहले से मेरे सामान को नुकसान होगा। हाँ, वहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप दूसरा रूट लेते हैं, आप एक रूट जो है जो वाया ईरान से होकर बलूचिस्तान से भी आता है, लेकिन अगर आप उस रूट पर जाते हैं तो आपको जो इंश्योरेंस देना पड़ता है, आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है ऑयल के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि इट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग मनी इन दैट। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी कंट्री इतना महंगा तेल लेगी तो उनकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो वहाँ पे नहीं बिल्ड हो पाएगी। वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और चाइना जो है, चाइना का मैंने आपको बताया 11 मिलियन का उनका डेली का रिक्वायरमेंट है। चाइना को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी। और अगर ये वॉर लंबी खींचती है तो डोंट बी सरप्राइज अगर चाइना इस वॉर को बिहाइंड द कर्टेन ईरान को सपोर्ट करता है। और ऐसी कई सारी बातें, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स है। रिजवी सर भी इंतजार कर रहे हैं। रिजवी सर तुरंत आपके पास आ रहा हूं, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, एक बार दर्शकों को साझा कर दूं, आप भी सुन लीजिए, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सीजफायर के बाद ईरान ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। इजराइल ने फिर ईरान पर अटैक किया है। तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं आपको। तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सुबह से इजराइल की तरफ से मिसाइलें नहीं मारी गई है, क्योंकि खुद अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इजराइल से, बेंजामिन नेतन्याहू से, कि कल तक तुम मेरे एटीट्यूड से बहुत ज्यादा अभिभूत थे, अब रुक जाओ, अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला लो, बमबाजी मत करो। लेकिन नहीं, अब से कुछ देर पहले का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई है। लोग अभी भी डरे हैं, सहमे। परिस्थितियां कितनी अच्छी है, कितना सीजफायर हो गया, कितने पीस मेकर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात को दुनिया मान रही है। और देखिए, शांति, अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अच्छी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। अब इस बात को मुझे लग रहा है खामनेई ने भी बहुत सीरियस ले लिया, पेजेश्कियान ने भी बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, ईरानी फोर्सेस ने भी बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। वो भी पहले शक्ति दिखाएंगे, उसके बाद ही शायद शांति की राह पकड़ेंगे। रिजवी सर मेरे साथ है। रिजवी सर, कुछ मिनट पहले का अपडेट, राजधानी तेहरान में और ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। ये धरे के धरे रह गए डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे। मैंने शुरू में ही आपसे बात कही थी कि वो इनको सीरियसली नहीं ले रहा है। उनका सोशल मीडिया उनको संभाल रहा है। और आप देखिए उनको वहां पे डेमोक्रेट इनके कैसे पीछे पड़ गए हैं। इनके ऊपर महायोग चलने जा रहा है कि बिना आपने सेनेट में लाए हुए और बिना पार्लियामेंट में लाए हुए कैसे आपने ये वॉर में जाके इन्वॉल्व हो गए। और वो बहुत सीरियस मैटर ऐसा नहीं है। ये तो अपने क्या भी फंसे हुए हैं, इनको कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन ये दोनों जो जंग लड़ रहे हैं, इजराइल ईरान, ये दोनों पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल, इजराइल भी हटने वाला नहीं है, ना ये ईरानी पीछे हटने वाले हैं। ये बीच में
जो इनकी एंट्री हुई है अपने ट्रम्प साहब की हुई है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जबरदस्ती कूद रहे। रीजन क्या है कि इनके अपने बेसेस हैं, इनके बेसेस हैं, उसके बूते पे ये कर रहे हैं। अगर इतने, मैंने अभी भी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर इतना दम था तो आपने इराक जो आपका कतर के अंदर था 40 इनके वहां पर फाइटर थे, F-35 थे, क्यों हटा दिया आपने? उनके रॉकेट से डर गए आप, उनके मिसाइल से डर गए। अरे आप भी ठोकिए, और गए आप ठोकने के लिए। जब आपने किया जा करके वहां पर, तो वहां पर कुछ नहीं निकला, न तो रेडिएशन हुई, कुछ नहीं हुआ। और आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब इनके बॉम्ब करके निकल गए B-2 बॉम्बर्स जी, मॉर्निंग में सेम जगह के ऊपर इजरायली ने जाके दोबारा अटैक करी है कि कुछ बचा तो नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं था, वो पहले हटा चुके थे। और ये इंटेलिजेंस से खबर थी, ये जितनी एक्सरसाइज थी ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी कि वो आ रहे थे पैसिफिक ओशन से, टूर उनको रिफ्यूलिंग हो रही थी, 19 घंटे उड़कर आए, उन्होंने बॉम्ब किया, चला गया, पूरा बड़ा शोकेस किया गया, B-2 हम लोग ऐसे कर सकते हैं। वहां पर कुछ था ही नहीं। आप बताइए, रेडिएशन होता ना अगर इनके, बिल्कुल सच बात है, जिस ढंग से उन्होंने बॉम्बिंग करी थी, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये साहब जो हैं, अब ट्रम्प साहब जो हैं, उनको मैं क्या कहूं, एक तो हमारे भारतीयों को भी हम नफरत हो गई जब से उन्होंने मुनीर को बगल में बैठा लिया, सबको हो गई। पहले ये था चलो भाई इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हम ईरानी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। रिजवी सर, क्या ये मैंने आपसे पहले भी पूछा, ये मजबूरी है क्या? क्या कूटनीतिक रिश्ते निभाने की मजबूरी हो जाती है कि भारत भी चाहिए, रूस भी चाहिए, जेलेंस्की भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चाहिए ही चाहिए, सोशल मीडिया पर वाहवाही नपेटनी है ट्रम्प साहब को, मुनीर भी चाहिए, ऐसी मजबूरी, ऐसी कूटनीति का होगा क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज सर। देखिए, अगर इन लोगों में पीस होएगा, अगर ट्रम्प कहते हैं तो मेरे कहने से पीस हो जाएगा, मेरे कहने से वॉर नहीं होगी, तो ईरान इनकी सुनता नहीं है। पुतिन की जो है इजराइल नहीं सुनता, चाइना की इजराइल नहीं सुनता, नहीं, ट्रू, अमेरिका की ईरानियन नहीं सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ल्ड लीडर, मैं खुल के कह रहा हूं, कोई वर्ल्ड लीडर एक ऐसा है जो दोनों को बैलेंस रखता है, वो श्री मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अगर वो मध्यस्थता जिस दिन करेंगे, हकीकत बता रहा हूं मैं आपसे, कि दोनों टेबल के ऊपर आएंगे, क्योंकि वो जोकर की बात नहीं सुनेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुनी जाएगी। आप देखिए, भी वहां से निकाले गए, ईरान से निकाले गए हमारे वो इंडियंस को निकाला गया, इजराइल से भी हमें क्या लेकर आए हैं, तो कूटनीति थी हमारे देश की, बैलेंस करके रखा हुआ। आप देखिए, और जबरदस्ती ट्रम्प साहब जो है अपनी मर्जी से सीज फायर कर रहे थे, उनके कहने से कौन सुनने वाला है भाई? आप देखिए, इजराइल ने भी नहीं सुना ना, बॉम्ब किया भी तेहरान, बिल्कुल किया। आपसे कुछ सेकंड पहले की ब्रेकिंग मैंने आपको दी, रिजवी सर। और ये तमाम चीज़ जैसे अभी आपके नाम के साथ हमारे चैनल पे चल रहा है ना, राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि मैं आपका एक्सपीरियंस पहले ही बता चुका हूं, सीनियर पायलट के तौर पर भी हम आपको जानते हैं, फोर्सेस में भी आप रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कई राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और वो आकर यहां सवाल करते हैं कि ये बताइए, ट्रंप ने 13 बार कह दिया सीजफायर, मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे क्योंकि मोदी जी इतना सीरियसली नहीं ले रहे, दुनिया सीरियसली नहीं ले रही। मेरे देश की सरकार जो कहेगी, मेरे DGMOs जो कहेंगे, मैं उनकी बात को मानूंगा, मैं किसी डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मानूंगा। अब मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। रिजवी सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। संजीव सर, जय हिंद आपको, आप जुड़े मेरे साथ। मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को तो चाहिए नोबेल पीस, आप बहुत स्वीट आदमी हैं, बहुत स्माइलिंग तरीके से आप बात रखते हैं, कटाक्ष भी स्माइल के साथ करते हैं, दे दिया जाए क्या? कह रहे थे ईरान धमकी, ईरान को बताया गया कि भैया मत करना धमाके, वो नहीं मान रहा। इजराइल ने आपसे कुछ मिनट्स पहले धमाके किए राजधानी तेहरान में, वो नहीं मान रहा। जेलेंस्की को समझा रहे थे, जेलेंस्की समझा नहीं, US में था, वहीं पर उनको सुना के आ गया। तो दे ही देते, कोई सुन ही नहीं रहे इनका। इस चीज के लिए अगर कोई नोबल है तो आप मुझे बताइए प्लीज। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है, इस पे मैं ये कहूंगा कि जो नोबेल पीस प्राइज को निर्धारित करने वाले, डिसाइड करने वाली जो कमेटी है, वो स्वयं बहुत भ्रमित होगी और ये संभव है कि सोच रही होगी कि इस वर्ष नोबेल पीस प्राइज किसी को दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि कहीं पीस तो दिख नहीं रही है, हर जगह युद्ध ही दिख रहे हैं, और युद्ध को जो है लगातार युद्ध का जो वातावरण है, अनिश्चितता का वातावरण है, विश्वास का जो संकट है, वो लगातार बना हुआ है। तो मैं एक लाइटर नोट पे मैंने आपके प्रश्न का ये जवाब अवश्य इसको मैं दिया है कि नोबेल पीस कमेटी वाले भी कंफ्यूज होंगे कि क्या करें और क्या ना करें। उनको लग रहा है शटर डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जी, वर्तमान समय में तो जैसे हालात हैं, ऐसे में अब किसको पीस प्राइज मिलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना कहने के बाद मैं आपके
जो प्रश्न का मैं गंभीरता के साथ जो मैं कहूंगा Please. कि जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो हालात हैं वो काफी गंभीर हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इजराइल को जो ईरान में अपने जो इमीडिएट जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को जो हासिल करना था और वो ऑब्वियसली उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को एक लिमिट करना, उसके ऊपर भारी क्षति पहुंचाने का था, वो अमेरिका और इजराइल ने हासिल किया है। ये अवश्य है कि जो ईरान ने अपने जो फिशल मटेरियल है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको कहीं और शिफ्ट किया है, ये स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये ने भी इस बात को माना है कि वहां पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर नहीं है। तो ऐसे में जो इनरिच्ड यूरेनियम है, जाहिर है कि वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, वो कहीं और उसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो उसके अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंस्टॉलेशंस के, वो भारी उसको तबाही पहुंची है। आईएईए ने भी इसको एक तरह से कंफर्म किया है और ये जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का जो इसका प्रोग्राम है वो वर्षों पीछे चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान के अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इसमें मारे गए हैं। ईरान के को सैनिक रूप से भी काफी क्षति उठानी पड़ी है, जो कि 13 जून से लगातार जारी थी। और अमेरिका ने जाहिर है कि इसके ऊपर एक अल्टीमेट ब्लो दिया, अल्टीमेट उसको क्षति पहुंचाई अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से। तो अमेरिका को ऑब्जेक्टिव उसका हासिल हो गया। और मैं आपके दर्शकों के लिए रोहित जी और आपके, जैसे कि मैं आपके चैनल पे लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हो आज के, चाहे वो कल के बाइडेन रहे हो या उसके पहले के ओबामा रहे हो या बुश रहे हो, सभी अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बाईपार्टीजान तरीके से जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लेकर के ये स्पष्ट रूप से कहा था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्शन है वो उसी कमिटमेंट को, जो कि एक बाईपार्टीजान तरीके से अमेरिका में चला आ रहा था, उसको उन्होंने पूरा किया है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया है, बड़ा तो जरूर किया है लेकिन नया नहीं किया है। यदि आज बाइडेन भी होते तो, और उनको भी एहसास इस बात का होता कि ईरान बहुत क्लोज पहुंच गया है, तो हमला जरूर करते उसके इस पर आऊंगा एक बार, एक सवाल ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन अब इसके बाद ईरान ने भी एक अपनी जनता को दिखाने के लिए एक रिटेलिएशन किया है और अब उसके बाद एक सीज फायर की जो बात कही जा रही है, हालांकि उसके ब्रेक होने की खबरें लगातार आ रही हैं जैसा कि आप दिखा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बुद्धिमत्ता यही होगी कि अब सीज फायर को मेंटेन किया जाए। डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है, भारत में उसकी आवश्यकता है, हर कोई चाहता भी है। वॉर कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, वॉर इज नॉट गुड नॉर वेरी चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सिद्धार्थ सर, और मैं जान रहा हूं रिजवी सर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पर, मैं आऊंगा सर, एक बार सिद्धार्थ सर का टेक ले लूं फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ सर, क्योंकि आप खुद मैंने यूनिफॉर्म रहे और मैं तो मानता हूं वंस इन यूनिफॉर्म ऑलवेज इन यूनिफॉर्म, अब लगता है क्या सिर्फ और सिर्फ हथियारों से कोई जंग जीती नहीं जा सकती? जिस तरीके से तख्ता पलट की बातें खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, तो हो सकता है कि बॉम्बिंग ना हो रही हो, B2 बॉम्बर्स ना दिख रहे हो, लेकिन पीछे पीछे खेल जारी रह सकता है। सिर्फ हथियारों वाली जंग अब नहीं है, ये बात बहुत पहले साफ हो गई थी। रूस के सामने यूक्रेन इतने सालों से टिका हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ हथियारों की बात तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें पीछे चलती हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। देखिए, वॉरफेयर को अगर हम लोग डेफिनेशन भी देखें तो वॉरफेयर क्या होता है? वॉरफेयर ये होता है कि जब किसी कंट्रीज के कूटनीतिक तौर पे कोई, अगर वो अपने फेवरेबल चीज नहीं हो पाते हैं तो अपने कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए वॉर किया जाता है। तो वॉर जो होता है तो वो पॉलिटिकल विल होता है। तो जो भी वॉर होता है तो उसके पीछे पॉलिटिकल विल, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कंट्री की, वही उसको देती है। अब अगर हम लोग इजराइल को देखें तो इजराइल पहले किस लिए फेमस है? इजराइल का मोसाद फेमस है। ये लोग पूरे असैसिनेशन इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग करते रहते हैं, जहां भी उन लोग को कुछ खतरा लगता है इजरायलीज के खिलाफ या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, तो बेसिकली वो लोग असैसिनेशन एक्सपर्ट्स थे। खुल के लड़ाई तो इन लोग का बहुत ज्यादा उसमें होता नहीं था। तो अगर अभी भी वाले भी हम लोग युद्ध में देखें तो जिस तरीके से उन्होंने अगर हमास में, अगर जैसे हसरत नसरुल्लाह का भी उन लोग ने असैसिनेट किया, यहाँ पर इस्माइल हानिया का भी उन्होंने असैसिनेशन करा था, तो उनका तो ये रहता ही है कि जो उनके, या तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो जो आदमी उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है तो उस आदमी को हटा दो। तो इन लोग का तो ये एटीट्यूड यही रहता है। तो ये लोग तो हमेशा कह ही रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आयतुल्लाह खुमैनी जो है उनको इन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रखा है, कि 40 साल से जब से वो पावर में है एज सुप्रीम लीडर, तभी से इजराइल के खिलाफ ईरान एकदम हो रखा है। तो उनका तो ये हमेशा मकसद रहता ही है कि किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप को या मिलिट्री लीडरशिप, जहां पे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, उनको हटाया जाए। तो हालांकि ये मॉडर्न वॉरफेयर तो नहीं, ये तो कई एंशिएंट वॉरफेयर से ये सब चल रहा है कि
कि राजा को मार दो तो फिर बाकी जो सोल्जर्स हैं, सेना है, वो तो अपने आप ही उसमें भगदड़ मच जाएगा। तो जो प्रोफेशनल आर्मीज में जो होता है तो ऑलवेज एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप रहता है। अगर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जैसे पाकिस्तान में, तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, और एक कंट्री का जो एक पॉलिसी है वो हमेशा उसमें आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ईरान के साथ ये जो है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ही वही एक उनको एक डायरेक्शन दे रखा है, एक उन लोग की एक जो एक तरीके से उनका जो एक नियत है, तो वो चीज वो चाहते हैं, तो हो सकता है कि इजराइल जो इतने सालों से कोशिश कर रहा है इसको और भी अंजाम देने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक है सचिन सर, मैं आपके पास आ गया। सचिन सर, जैसा अभी संजीव सर ने बताया कि अमेरिका का जो एम था वापस से उस प्रोग्राम में काफी पीछे ढकेल दिया ईरान को, यू बिलीव अमेरिका ने इसको अचीव किया है? क्योंकि रेडिएशन नहीं हुआ, ये हर कोई मान ही रहा है, चीजों को शायद वहां से सेफली इवैक्यूएट टाइम पर कर लिया गया, ये भी हर कोई मान रहा है, तो वो एम अचीव हो गए अमेरिका के? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं आई है इसके ऊपर। हालांकि आईए ने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन अगर आप इसका काउंटर स्टेटमेंट्स देखते हैं कि अमेरिकन मीडिया में ये बात चल रही है कि जो डैमेजेस हुए हैं वो हुए ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान ने भी इस बात को बोला है कि हमने अपने जितने भी हमारे जो यूरेनियम था उसका मूवमेंट कर दिया था। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अब मैं आना चाहूँगा कि रजीम चेंज की बात होती है। देखिए क्या होता है, जब आप एक वॉरफेयर में जाते हैं तो आप यूजुअली आप अपनी एयर वॉर में जाते हैं, आप मिसाइल से अटैक करते हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर के जो मॉडल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक रजीम चेंज करने की बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हमें खमानी को मार देना है, हमें गवर्नमेंट चेंज कर देनी है, लीडरशिप चेंज कर देनी है, तो उस स्टेज पे अगर आपको जाना है तो आपको आज नहीं तो कल नहीं तो 15 दिन बाद आपको ट्रूप मूवमेंट करना पड़ेगा। आपको अपने ट्रूप्स को इन्वेड करना पड़ेगा आपको ईरान के अंदर, और आपको वहाँ पे जाके वॉर करनी पड़ेगी फेस टू फेस, तभी आप वो रिजीम चेंज कर पाएंगे। मिसाइल वाले मॉडल के साथ आप रिजीम नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। रिजवी सर, मैं आपके पास आ गया। रिजवी सर, मुझे एक चीज़ और भी बताइए। मैंने भी एक सवाल पूछा था मिडल ईस्ट को लेकर। मिडल ईस्ट में एकजुटता नजर आई इस वॉर में? मिडल ईस्ट के बाकी, क्योंकि हर कोई चाहता मैं खलीफा बन जाऊं, तुर्की ही चाहता है, बहरीन, यूएई, हालांकि यूएई तो इतना चाहता ही नहीं कि जंग जैसा माहौल हो, तो चाहता है बिजनेस करो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, सुकून से सो। लेकिन मिडल ईस्ट जो इमेज थी कि एक पर हमला करोगे सब आ जाएंगे, एक पर हमला करोगे सब आ जाएगा, अमेरिका इस तरफ आंखें ना उठाए, रूस भी कह रहा था अमेरिका इस तरफ आंखें ना उठाए, चाइना कह रहा था, लेकिन B2 बॉम्बर्स आए, चले गए, उसके बाद सीज फायर की बातें हो गई, चीजें वैसी हैं। मिडल ईस्ट में एकता नजर आई क्या आपको? जब से इस्लाम आया है 1400 साल पहले से, ये तो लड़के आपस में रहे हैं। कभी लोगों में पीस रहा है? नहीं। खलीफाओं की लड़ाइयां रही हैं, उसी में करबला भी हुई है, उसमें यजीद भी आया है, ये तो चला आ रहा है 1400 साल से, और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बड़ी अजीब बात बताऊंगा, जो अब मैं रिकॉर्ड में रहे, मेरे को दिक्कत नहीं है। देखिए सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अंदर एक फादर के 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, चारों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाती है, और चारों अपने अपने बीवियां लेके रहने लगते हैं। वो पसंद नहीं करते दूसरे के घर पे आना जाना। कभी कोई फादर की डेथ हो जाएगी तो आपको मिल जाएंगे, वरना वो एक साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। और रही बात कि इस्लाम के नाम पे ये लोग कभी जुट नहीं सकते। सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और रही ईरान की बात कि ईरान के सपोर्ट में आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो शिया स्टेट है, और शिया होने की वजह से ये सारे मुसलमान चुप्पी साथ जाते हैं। वैसे एक चीज और मैं बताऊं आपसे, कि जितना अरब वर्ल्ड है, डरपोक भी बहुत बड़ा है। बहुत कुछ पोर्शन है वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला का, जिसमें जॉर्डन, सीरिया और ये आपका इराक, ये का पोर्शन, और उसके अंदर इजराइल भी आता है। इस पोर्शन के लोग वॉरियर है। इसकी वजह क्या है? पिछली हिस्ट्री में चले जाइए तो ओटोमैन चले आ रहे थे, उसी के अंदर आप देखिए मंगोलियंस आए, उसी के अंदर सारे आपके आर्मीनियंस आए, उसी के अंदर तुर्क आए, उसी के अंदर कुर्द आए, वो तो वॉर लड़ते रहे, उसी पोर्शन में हुआ। लेकिन कोई कहे कि मक्का मदीना ये सब जो बना इधर का इलाका जो है यमन का है, ओमान का है, यहाँ वॉर और नहीं कभी हुई है, ना इनकी वॉर की आदत है। ये सब बेडुइन है, असली तो यही लोग हैं। और रही बात यूएई तो ट्रेडर है, उनको मतलब ही नहीं है। वो ईरान से भी खुश है, और उनकी एम्बेसी भी है इजराइल की, उनकी अलाल की एयरलाइंस की फ्लाइट भी आती जाती है, और उनके एमिरेट्स की भी फ्लाइट जाती है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ईरान के साथ क्यों खड़ा होगा, वो उसको बिजनेस करना है। भाई ईरान लड़ रहे हैं तो लड़े, लेकिन अरब किसी के साथ नहीं खड़ा होता है। इस्लाम के नाम पर तो बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो रहा है। ठीक है, और नहीं ये आगे फ्यूचर में खड़ा होगा। ठीक है, एकजुटता नहीं नजर आई। संजीव सर, मैं बिल्कुल लास्ट उसमें पहुंच गया हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि अब यहां से डीएस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, सीज फायर को मानना चाहिए। कितना सीरियसली सीज फायर को लिया जाए? अभी कुछ मिनट पहले तेहरान में धमाके सुनाई दिए गए, दोनों राष्ट्र मानने को तैयार है, और जब मीडिएट कर रहा है खुद अमेरिका, खुद डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं सीज फायर को, दोनों मुल्क, आपको लगता है?
देखिए, सीज फायर समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर्स को कहते हैं। परफेक्ट। लेकिन ये जो सीज फायर है वो मैं इसको इस बारे में संदेह है कि ये सीज फायर होल्ड करेगा, क्योंकि जिस तरीके की जो हॉस्टिलिटी ईरान और इजराइल की है और जिस तरीके से लगातार ये हॉस्टिलिटी जारी है, चाहे वो इजराइल का ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज के ऊपर किए जा रहे हमले हो और उन टेरर प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पर किए जा रहे हमले हो, और अब तो स्वयं ईरान भी उतर आया है। तो ऐसे में ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स, ये कंफ्यूजन जो है ना संजीव सर सबके जहन में, और आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल 100% मानता हूँ। वॉर का तो जमाना ही नहीं है, बिजनेस करो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, बेहतर तरीके से चीज़ें आगे बढ़े। और ये हमारे डीएनए में है रिजवी सर। हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, और उससे पहले हम भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी हम तो खुश रहें, दुनिया भी खुश रहे। इट्स अ प्लेजर, यकीन मानिए। थैंक यू सो मच, इससे शानदार पैनल इस पर बात करने के लिए और नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ सर थैंक यू सो मच, सचिन सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच संजीव सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। रिजवी सर थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आगे भी जुड़ते रहिएगा, थैंक यू सो मच सर। 5 की पड़ताल में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।